बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है और वो सिर्फ कानूनों की बात करता है, जबकि जो लीगल जो बातें हैं, जो कानून हैं, वो एक अलग बात है। और वैल्यूज का होना या पॉलिटिकल फिलॉसफी का होना वो एक अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो लॉ हैं वो हम देखते हैं वो किसी न किसी वैल्यूज से, किसी न किसी आदर्श से वो जुड़े हुए हैं, उनका गहरा संबंध है उससे। क्योंकि ज़्यादातर जो लॉ हैं उसमें ये बात की गई है कि उनको भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्लास के आधार पर, ठीक है, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो कानून है वो किसकी बात कर रहा है? इक्वलिटी की बात कर रहा है। इक्वलिटी वहाँ पर क्या है? वो वैल्यूज है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समानता को जो है मूल्यवान यहाँ पर माना गया है। तो जिससे स्पष्ट है कि कानून और नैतिकता का जो है, मूल्यों का जो है वो गहरा संबंध है आपस में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लीगल जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ कानूनों का ही तमंगा नहीं, कि सिर्फ इसमें कानूनों की बात की गई है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके पीछे का हमको ये समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी क्या है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमको जो उसकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है उसको हमको जानना होगा कि हमने जो इसमें जो लीगल जो बातें की हैं, जो हमने ये जो लॉ बनाए हैं, उसके पीछे की पॉलिटिकल फ़िलॉसफी क्या है। तब हम ये समझ पाएंगे कि संविधान का जो दर्शन है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? ये एक रिफ्लेक्शन है पॉलिटिकल फिनोमिना पर ट्रुथ को जानने का और समझने का। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसके मायने यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके पीछे के जो रेशनल जो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके पीछे की जो अंडरलाइन पॉलिटिकल थॉट हैं, ठीक है, वो क्या है, वो किससे प्रभावित है? वो क्या वो लिबरलिज्म से प्रभावित है? क्या वो मार्क्सिज्म से प्रभावित है? सोशलिज्म से? वो कौन सी आइडियोलॉजी है जिससे वो प्रभावित हैं? ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके पीछे का जो रीज़न है, जो जो बातें उसमें की गई हैं, जो जो आइडियोलॉजी उसमें उसमें अपनाई गई है, तो और इसके पीछे का जो मॉरल है, इसके पीछे का जो विज़न है, वो किस टाइप की सोसाइटी पॉलिटी को इन्विज़न करता है। ठीक है, और इसमें जो टर्म्स जो लिखे गए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो टर्म्स की जो बात की गई है, जैसे राइट की हम बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ठीक है, इनको हम डे टू डे लाइफ में हम इनका इनका यूज़ करते हैं। और तो क्योंकि इनका एक मीनिंग नहीं है। ठीक है, राइट की जब हम बात कर रहे हैं तो किसके राइट? क्या वो सिर्फ मेजोरिटी की बात कर रहे हैं? क्या वो मेजोरिटी के राइट्स की बात कर रहे हैं? क्या वो माइनॉरिटी के राइट्स की बात कर रहे हैं? क्या वो सोसाइटी की एक कम्युनिटी के राइट्स की बात कर रहे हैं? वो किसकी बात कर रहे हैं? जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो वो किसके जस्टिस की बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या उसमें जो डाउन ट्रोडन जो जो सोसाइटी है, जो बैकवर्ड सोसाइटी है, क्या उनको जस्टिस दिलाने की बात की गई है, या फिर जो समाज का जो अगड़ा वर्ग है, सिर्फ उसके जस्टिस की बात की गई है? किसका जस्टिस? इसी तरीके से जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट्स दिए गए हैं, उसकी उसकी लिमिटेशंस क्या है उनका? और दूसरी बात ये कि उनका एक्चुअल में उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, और उसमें जो व्यूज़ हैं, जो जजेस के जो व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के जो व्यूज़ हैं, तो अ, उन बातों को भी हमें इसमें जो है शामिल करना होगा। डेमोक्रेसी की जब हम बात करें तो डेमोक्रेसी का यहाँ पर मीनिंग क्या है? क्योंकि हर आइडियोलॉजी अपने आप को जो है डेमोक्रेसी कहने की जो बात करती है। कार्ल मार्क्स ने भी जो जो मार्क्सी जो मार्क्सिज्म की जो बात की थी, मार्क्सवादी विचारधारा जो थी, वो भी अपने आप को जो है सही मायने में जो जनवादी सरकार की वो बात करते थे। वो कहते थे कि सही मायने में तो डेमोक्रेसी हम हैं। ठीक है, तो वो कौन सी डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात हो रही है? क्या वो लिबरल से प्रभावित है? क्या वो मार्क्सिस्ट से प्रभावित है? ठीक है, तो इस तरीके से इन सब बातों को जो है समझने का एक प्रयास है, और यही है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा जो जजेस हैं या पॉलिटिकल या सोशल साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, लॉयर हैं, उनके द्वारा जो टाइम टू टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म्स जो दी गई हैं उन पर उनके विचार कैसे हैं, वो अपने क्या विचार रखते हैं,
ठीक है, जैसे कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने जो है आइडियाज़ रखे, और जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा और कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मार्जिनलाइज्ड जो 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 क्लास है उनकी ये आवाज़ का काम करता है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, तो हमको गाइड करने का काम ये करता है। ठीक है, इसके अलावा इसे एक जो है लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, उसका इम्पोर्टेंस, कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसके पीछे की जो भावना है, उसके पीछे के जो अंडरलाइन एग्जम्पशंस हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसके पीछे के जो थॉट प्रोसेस हैं, जो आइडियोलॉजीज़ हैं और जो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो जो टाइम टू टाइम इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटीज़ हैं उनके द्वारा, सोशल साइंटिस्ट के द्वारा जो विचार जो उनके रखे जाते हैं, स्कॉलर्स के द्वारा जो विचार जो रखे जाते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, वो टाइम टू टाइम इनको कॉन्सेप्ट्स को जो है डिफाइन करने का काम करते हैं। इसके अलावा जब भी हम कन्फ्यूज़न में होते हैं तो हमको हमको थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, ठीक है, जो उस पर जो डिबेट्स जो हुई थी, बहुत सारी बातों को शामिल करने के लिए बहुत जो है डिबेट्स हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो आज भी सेव करके रखी गई हैं, उनके उनके वो भी आज आज भी जो है रिकॉर्डेड हैं। तो उनको भी जो है पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी उनके जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लीगल जो बात की गई हैं, जो भी राइट्स की बात की गई हैं, या जो भी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, जो उसमें बातें की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका उसके पीछे का उनका मेन मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या वो कैसा देश बनाना चाहते थे, वो कैसा स्ट्रक्चर जो है चाहते थे, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। वो हमको उनकी डिबेट को जाकर समझना होगा, उनको उनकी डिबेट से को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हम हमें ये क्लियर हो पाएगा। वो जो उन्होंने जो टर्म्स जो यूज़ किए हैं, जो कॉन्सेप्ट जो यूज़ किए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनका मेन मोटिव क्या था, तब हम समझ पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, उसका जो सही मीनिंग है, उसको हम इस तरीके से हम समझ सकते हैं। वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को जानने की आवश्यकता क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे जो लीगल जो वर्डिंग्स जो दी गई हैं, जो टर्म्स जो दी गई हैं, जैसे कि जस्टिस है, राइट है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स का क्या मतलब है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है? तो ये पर्पज है फिलोसफी को समझने का, क्योंकि जो बातें की गई हैं, जब तक हम इन कॉन्सेप्ट्स का सही मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तक हम फिलोसफी नहीं जान पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल चाहता क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में आउटप्ले जो होते हैं रियल में, वे कॉन्स्टिट्यूशन को के अंडर में ही होते हैं, है ना। वे सभी जो क्या बात कहते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या कहते हैं, वे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को ही फॉलो कर रहे हैं। वो हमेशा यही बात करते हुए पाए जाएंगे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो अगर आप ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, ठीक है, तो आप उनको जज कर सकते हो, आप उनको समझ सकते हो कि जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो रियल जो 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 पॉलिटिक्स है, क्या वो रियल में पॉलिटिकल फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये जो है इसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसको जानने का, समझने का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है। ठीक है, इसके अलावा तो वो जो काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इसकी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्या वो जो फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं वो जो है सिर्फ जो है लेटर्स में ही है ना। तो मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेटर्स में तो हैं, लेकिन क्या वो स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशनल हैं? ठीक है, तो ये आप जज कर सकते हैं अगर आप फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप कहते हैं कि हाँ हम जस्टिस कर रहे हैं, इक्वलिटी दे रहे हैं, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन की
बात कर रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो थीम है, ठीक है, वो क्या है, उसका पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है, तो उसको समझा जा सकता है। इसके अलावा फैक्टर्स शेपिंग द फिलोसफी, ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है उसको शेप देने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमको आज़ादी मिली, ये कैसे मिली, लंबे समय तक हमने जो है करीब 100 साल से ऊपर हमने जो है मूवमेंट किया, आंदोलन चला, ठीक है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जिसने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने का काम किया। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है, हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो हम राइट्स की बात करते थे, ठीक है, हम जस्टिस की बात करते थे, हम लिबर्टी की हम बात करते थे, जो हम जैसा हम चाहते थे वैसा जो हमने सपने देखे थे, ठीक है, हमने उन सपनों को पूरा करने का काम हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो लॉ फ्रेमवर्क जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जो है किया जाता रहा था, उसका भी जो है एक इफेक्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ता है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बात की है, लिबर्टी की बात की है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आए कहाँ से? एक्चुअली जो भारत की आज़ादी से पहले बहुत काफ़ी जो है जो जैसे कि रेवोल्यूशन हुए, ग्लोरियस मूवमेंट था 1688 का, अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, तो इन सब रेवोल्यूशंस में का जो प्रोसेस था, ठीक है, और इनमें जो इन कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस था पूरी दुनिया भर में जो चला, ठीक है, तो उनका भी प्रभाव हमारे संविधान पर इस पर पड़ा, क्योंकि ये जो राइट्स की जो बात थी इन मूवमेंट्स में ही जो है शुरुआत में की गई थी, और हमारे जो लीडर्स थे वो ज़्यादातर जो प्रभावित थे इन मूवमेंट्स से, या वो स्टडी करने के लिए, जैसे कि क्या कहते हैं, बाहर गए थे ब्रिटिश, जो लंदन गए, और बाहर से उन्होंने जो है क्या कहते हैं स्टडी की उन्होंने बाहर जाकर, तो उन्होंने और बाहर की जो फिलॉसफी थी उन्होंने उसको पढ़ा, उसको समझा, और ये देखा कि किस तरीके से वहाँ पर मूवमेंट्स हुए हैं, वहाँ पर इक्वलिटी की बात होती है, वहाँ पर सोशल जस्टिस की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है, जिससे हम कोसों दूर हैं। तो उन्होंने पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने वो सब डिमांड्स रखी, और उसके बाद अपने संविधान में उन सब बातों को समझने का काम किया। तो इन सब मूवमेंट्स का भी हमारे संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा, हमारी जो फिलोसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते समय जो है हम सब जानते हैं पार्टीशन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कम्युनल टेंशन्स हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो उसी टाइम पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो काम कर रही थी, वो संविधान लिख रही थी, तो उस पर भी है उन सब जो भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, जो जो भी दंगे फसाद हुए, उन सब का असर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर था, और उसका प्रभाव जो हमारे संविधान में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स थी उसने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को इफेक्ट किया, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो डिबेट्स में जो भी बातें रखी गई थी, जो भी क्या कहते हैं आइडियाज़ थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के, तो उनका भी प्रभाव जो है हमारे संविधान पर पड़ा। ये आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं हिंदी में। हाउ अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दर्शन को हम समझे कैसे, ठीक है, वो इसका सोर्स क्या है, हम कैसे इसको समझें। तो देखिए जब हम फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका सोर्स क्या है, तो इसके सोर्स ये है, जैसे कि इन पर बात कर लेते हैं करके, जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये एक सोर्स है, ठीक है। तो देखिए ये पेश कब किया गया था, ये 13 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। तो ये ब्लूप्रिंट था, जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, नया काम करने जा रहे होते हैं, तो हमें अपने सामने खाका एक रखना होता है, एक ब्लूप्रिंट रखना होता है कि ये काम हमें किस तरीके से करना है, हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारे उद्देश्य क्या होंगे। तो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये
एक तरीके का ये हम कह सकते हैं कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने जा रहे हैं, इसके पीछे के जो आइडियल्स हैं, जो गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ठीक है, और हम किस टाइप की पॉलिटी हम अपने नेशन को देंगे। तो ये सब बातें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में की गई थी, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में चेंज करके प्रियम्बल का रूप दिया गया था। आज भी अगर आप प्रियम्बल को आप इसको पढ़कर देखें, इसको बार बार इसको पढ़ें, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वो उसमें आपको झलकेगी, वो आपको क्लियर होगी, समझ में आएगी कि हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा क्या है, वो क्या चाहता है, वो हमने उसकी फिलॉसफी क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो डिबेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो एक बहुत बड़ा अपने आप में सोर्स है, वो सब रिकॉर्डेड है। अगर उसको आप पलट कर देखें तो उसके पीछे की जो भावना है, उसके पीछे की जो टर्म्स, जो लीगल टेक्स्ट, उसके पीछे का जो सोच है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बहस हुई, ठीक है, हर मुद्दे को लेकर उसमें बहस हुई कि जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म्स को हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है, या फिर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हर मुद्दे पर बहुत ज़बरदस्त बहस हुई कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये भारत के लिए ठीक रहेगा, ये तो सभी ने अपने आइडियाज़ रखे। और उस बहस के बाद जो निष्कर्ष पर वो लोग पहुँचे, और उसको जो है उसमें रखा गया। इसमें ऐसा नहीं था कि किसी के विचार को नहीं सुना गया, या जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो आपसी आपसी सहमति पर काम कर रही थी, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रही थी। अगर उसमें एक के भी विचार की असहमति थी तो उसको 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 जो है दूर कर लिया जाता था, अगर जो भी समस्या होती थी। ऐसा नहीं कि उसमें एक अगर उससे ना खुश है, अगर एक को वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो 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 इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी पर हम काम करेंगे। मान लीजिए 10 लोग हैं किसी किसी कमेटी में, तो उसमें से 8 लोग सहमत हैं या 7 लोग सहमत हैं, तो उन्होंने कह दिया मेजोरिटी ये फैसला कर रही है। तो ऐसा नहीं था, सभी की इसमें जो है रजामंदी इसमें रखी गई, सभी को इसमें शामिल किया गया हर इश्यूज पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिबेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो एक जो है वो एक अपने आप में जो है एक सोर्स है जिससे हम समझ सकते हैं, जिनको अगर हम पढ़ें, समझें, सुने, तो कि उससे हमें हमें क्लियर होगा कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो हमको पता चलेगा। इसके अलावा जो स्कॉलर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो एक्सपर्ट हैं, जैसे कि डी बसु हैं, सुभाष कश्यप हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो जो लीगल एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो टाइम टू टाइम जो है अपने विचार देते रहते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, और वो ये हमें बताते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। अभी जैसे कि आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया, और जो भी ये बदलाव हुए, तो उसमें जो फिलोसफर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 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 क्या कहते हैं, स्कॉलर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अपने विचार रखे, उन्होंने अपनी इन बातों को बताया, ठीक है। तो उनकी बातों से जो है ये सारा कुछ क्लियर होता है कि सही जो बातें हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी अपने विचार रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस अपने उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, तो उनको सुनने से भी हमको जो है ये समझ में आता है कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसके अलावा जुडिशल इंटरप्रेशंस जो हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो डिफरेंट जो जजमेंट हैं, टाइम टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे केस वनंत भारती केस में दिया गया, और वैसे बहुत सारे केस थे, शुरुआत में गोलकनाथ केस था, ठीक है, मिनरवा मिल्स केस है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें जो है डिसीजन दिए जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है उसको जो है वो क्लियर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। देखिए, ये है प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है। अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो सार है, जो जो निचोड़ है, अगर उसे देखें तो वो हमको प्रियम्बल में देखने को मिल जाता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आप देख लीजिए, प्रियम्बल से ही आपको क्लियर हो जाएगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कैसा संविधान है, उसके प्रियम्बल को देखने से ही हमें क्लियर हो जाता है। अब जैसे कि इसमें पहली लाइन ही दी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो ये संविधान है, ठीक है, तो ये संविधान
को पढ़ने से, ये लाइन ही समझने से, ये पढ़ने से ये जो है समझ में आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने अपने आप को जो है ये दिया है, भारत की जनता ने ये खुद को ये संविधान दिया है। ठीक है, और ये जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो भारत के जनता के द्वारा जो है ये कही जा रही हैं, और ये संविधान हम खुद को सौंप रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर किसी के द्वारा थोपा नहीं गया है। इसके अलावा जो इसमें वर्डिंग जो दी गई हैं, सॉवरेनिटी की इसमें बात की गई है, मतलब हम पूरे तरीके से सॉवरन हैं, हम डोमेस्टिक मामलों में, हम एक्सटर्नल मामलों में, हर तरीके से हम सॉवरन हैं। सोशलिस्ट की बात कर रहा है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है। तो एक सेकुलरिज्म हम आगे बात करेंगे, सेकुलर एक अलग तरीके का सेकुलर है ये, वेस्टर्न सेकुलर से ये अलग है। और इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये है कि हम अपने रूलर्स जो है वो हम खुद चुनेंगे, हमारी जो है सरकार कैसी होगी, खुद की चुनी हुई सरकार होगी। इसके अलावा जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात इसमें की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम ये संविधान में जो है अंदर किस तरीके की बातें इसमें की गई हैं वो हमें इसका रिफ्लेक्शन जो है वो प्रियम्बल में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हम पढ़कर हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, एक मेन सोर्स है हमारा जो ये प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझने का। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, जो मेन जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या है, उसको समझते हैं। तो देखिए, यूनिक फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तरीके से। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिंथेसाइज करता है लिबरल आइडियोलॉजी को, ठीक है, जो कि लिबरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और इसके अलावा कम्युनिटेरियन एंड सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है ये इसको सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक है, लिबरलिज्म जो है, जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल लिबर्टी पर बेस है। ठीक है, और ये माना जाता है कि इंडिविजुअल की जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनमें सोसाइटी या स्टेट आड़े नहीं आएगा। ठीक है, और इसको जो है ये कहा जाता है कि ये काफ़ी ईगोइस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, इंडिविजुअलिस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस है। ठीक है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि ये लिबरल जो आइडियोलॉजी है उस पर बेस है। इस पर ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है, बात की गई है, इस बात को लेकर फेमस भी है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये वेस्टर्न थॉट ऑफ से जो है गाइडेड है, जिसके चलते हमने फंडामेंटल राइट्स को जो है इतना इंपॉर्टेंस दिया है, इतना प्रेफरेंस उसमें दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही हम देखें तो इसमें सोशल जस्टिस की भी बात की गई है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जिसकी बात की गई है, उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक है, नॉट ओनली कि ऐसा नहीं कि हमने इंडिविजुअल्स को ही लिबर्टी दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रुप्स को भी पूरी लिबर्टी दी गई है। तो हम ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिनकी हम बात करें तो जिससे हमको पता जिससे हमको जो है पता चलता है कि यहाँ पर ग्रुप्स को भी, कम्युनिटीज़ को भी आइडियोलॉजी जो है राइट्स जो है दिए गए हैं। आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 46 है, 38 है। तो हम देखेंगे कि कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स दोनों को ही लिबर्टी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही साथ जो है लिबरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी लिया गया है, और साथ ही साथ जो है कम्युनिटेरियन या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की भी बात इसमें की गई है। दोनों को इसमें मिक्स किया गया है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए जो है इंडिविजुअल लिबर्टी, सोशल जस्टिस जो है दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों की इक्वल स्टेटस की बात की गई है। तो इस प्रकार हमारा जो हम जो है इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न से काफ़ी आगे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो क्या कहते हैं लिबर्टी है, जो लिबरल की बात उन्होंने जो है शुरुआत में की, और उन्होंने सोशल जस्टिस की बात उन्होंने बहुत बाद में की। ठीक है, और उन्होंने ग्रुप्स को भी जो है क्या कहते हैं जो अदर पार्ट ऑफ सोसाइटी के थे उनको राइट्स बहुत बाद में जाकर दिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अमेरिका में ही 1965 या उसके बाद में जाकर जो है राइट्स मिलते हैं निग्रोज को, लेकिन हमने एक झटके में ही बल्कि उससे उनसे आगे बढ़कर
हमने उनके उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न जो है, डाउन ट्रोडन बैकवर्ड जो सोसाइटी थी हमारी, उनके लिए हमने जो है राइट्स की बात हमने अपने संविधान में की, और उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी किए। और आगे तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक कदम, दो कदम, बल्कि जो है वेस्टर्न से जो है आगे रहा है। इसीलिए हम हमारा संविधान इतना जो है जो सफल भी रहा है। देखिए, ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, एक डॉक्यूमेंट है पॉलिटिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, इसके पीछे जो फिलॉसफी है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जो है भारत की पॉलिटी को ही नहीं बदलेगा, ये उसकी सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप हम लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी पॉलिटी को बदला गया, किस तरीके से अपनी पॉलिटी को हमने चेंज किया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक झटके में हमने जो है, एक बार में ही हमने जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तुरंत हमने एक झटके में ही जो है सभी को दे दिया। ठीक है, बिना किसी किसी डिस्क्रिमिनेशन के एवरी कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी और विमेंस को जो है राइट्स हमने, सभी को ये राइट्स हमने दिया। जबकि इस मायने में हम देखें तो हम वेस्टर्न से बहुत आगे रहे हैं, क्योंकि हम अमेरिका की बात करें तो उन्होंने 1919 में जाकर विमेंस को राइट्स दिए। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो 1928 में जाकर उन्होंने विमेंस को क्या कहते हैं, वोटिंग राइट्स या जो पॉलिटिकल राइट्स दिया। इसके अलावा फ्रांस में जो है 1944 में दिया गया, स्विट्जरलैंड में 1971 में दिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम इस मामले में बहुत आगे रहे और एक सफलतापूर्वक हम आगे बढ़े हैं। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पूरी गाथा लिखी गई है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की, कैसे सोसाइटी को जो है बदला जाएगा, कैसे हम हर जो है कम्युनिटी जो है उनके उनके राइट्स की उसमें बात की गई है, सभी को जो है इसमें राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में भी जो है एक्सप्लॉयटेशन की, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात उसमें की गई है। और तो इस तरीके से कास्ट, रेस, जेंडर इनइक्वलिटी को जो है ख़त्म किया जाएगा, ये सारी बातें उसमें की गई हैं। अपॉर्चुनिटी को भी जो है कास्ट और क्लास में जो है किसी तरीके का रोल नहीं रहेगा अपॉर्चुनिटीज़ देने में भी। तो ये सारी बातें जो है फंडामेंटल राइट हम पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल्स को हम पढ़े तो सारी बातें क्लियर हमें होती हैं। तो ये एक विजन था कास्ट एंड क्लासलेस सोसाइटी का। ठीक है, तो इट इज़ ए ग्रेट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इंश्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, और हम इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो बातें सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन की गई हैं, सोसाइटी के बदलाव की गई हैं, वो हमारे एक एक बातें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन है, उसकी अपनी बातें हमारे संविधान में की गई हैं। देखिए, इसके अलावा अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो उसका एक यूनिक कॉन्सेप्शन है सेकुलरिज्म का। वेस्टर्न सेकुलरिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ एडॉप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं था हमारी सोसाइटी को लेकर। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पर जो है चर्च और स्टेट में एकदम से सेपरेशन रखा गया है वेस्टर्न में। वहाँ पर स्टेट जो है बिल्कुल न्यूट्रल है रिलीजन्स के मामले में, लेकिन इंडियन से जो सेकुलरिज्म है वो बहुत डिफरेंट है इस मामले में, वेस्टर्न से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पर जो है एक रिलीजन नहीं है, जैसा कि वेस्टर्न में क्या है, एक ही रिलीजन। वहाँ पर मेजोरिटी में अगर देखें तो एक ही रिलीजन मेन है, वहाँ पर क्रिश्चियंस जो हैं एक मेन रिलीजन है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं और कुछ जो है माइनॉरिटीज़ में हैं। तो हमारे यहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था कि हम जो रिलीजन्स के जो मैटर्स हैं उसको स्टेट से जो है बिल्कुल सेपरेट रख पाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको पूरी तरीके से एज इट इज़ उसको एडॉप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है इंडिया में जो स्टेट्स का जो रोल प्ले है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस का तो है, सैद्धांतिक दूरी तो है। ठीक है, स्टेट का रिलीजन से, लेकिन स्टेट का जो है बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही जो है मेजर रोल प्ले रहता है, जो कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म ही ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि स्टेट जो है रिलीजन्स को जो हेल्प कर सकता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लेकिन नेगेटिव वे में क्या है, नेगेटिव वे में जैसे कि हिंदुओं का जो मंदिर है, जैसे सबरीमाला मंदिर है लाइक, ठीक है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि वहाँ पर जो है विमेंस जा सकती है।
तो इस तरीके से इसे इंटरफेयर स्टेट कर सकता है। इसके अलावा हमने जैसे कि आज़ादी के बाद से ही हमने अनटचेबल जो लोग थे उनको जो है मंदिर में जाने की इजाज़त हमने दी, ठीक है, उनको अलाउ किया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविज़न किए गए। और इसके अलावा जो रिलीजन्स के जो मैटर्स हैं वो दोनों ही तरीके के हैं, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेट जो इंटरफेयर कर सकता है ना। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे मामले इस तरीके के आते हैं कि धार्मिक आधार पर जो है जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, बहुत से जो 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 तांत्रिक वगैरह के मामले आते हैं कि बलि देना और इस तरीके के जो अंधविश्वास वाले मामले आते हैं उनमें भी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। और धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस या किसी भी तरीके की मान्यता नहीं दी गई है, स्टेट ऐसे मामलों में इंटरफेरेंस कर सकता है। कोई रिलीजन को लेकर कि ये हमारा रिलीजन का मामला है, धार्मिक मामला है और वो जो मर्जी चाहे करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं जैसे कि आर्टिकल 25 है, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है रिलीजन्स को लेकर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिक मामलों का जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार कर सकता है उसका, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ ग्रुप्स की बात की गई, कम्युनिटी की भी बात की गई। आर्टिकल 26 को अगर हम देखें तो उसमें जो है कोई भी कम्युनिटी जो है या ग्रुप जो है अपने रिलीजन को मैनेज कर सकता है। तो इस तरीके से यूनिक कॉन्सेप्शन है, हम इसको कह सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल की भी बात उसमें की गई है और जो है कम्युनिटी की भी बात वहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरीके की रिलीजन की जो फ्रीडम है उसको इंश्राइन करता है। देखिए इसके अलावा जिस तरीके की फेडरलिज्म की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है उसका पता चलता है। और जिस तरीके से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की गई है और जो डाइवर्सिटी है जो भारत में, और तो उसको लेकर जो है, और जो एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो जैसा देश चाहते थे, तो उसके लिए भी जो है, और जो पूरे देश के लिए होने चाहिए, और जो स्टेट्स के जो अपने अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं उनका एक जो है तालमेल उसमें किया गया है। उनको जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी अलग से मैनेजमेंट कुछ किए गए हैं, कुछ अलग से प्रबंध किए गए हैं, ताकि वो भी अपनी जो लैंग्वेज है, जो अपने कल्चर हैं उसको मैनेज कर सकें, उनको बढ़ावा दे सकें। तो इसके लिए भी जो है ऐसे आर्टिकल्स जो है प्रोविजंस किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जिस तरीके फॉर एग्जांपल हम बात करें आर्टिकल 371 की, उसमें जो है महाराष्ट्र गुजरात को जो है स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए किए गए हैं, ताकि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकें। इसके अलावा नागालैंड के लिए 371A आर्टिकल्स में बात की गई है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हमारा जो 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 फेडरलिज्म है वो सिर्फ सेंटर को ही राइट देता है या सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो साथ ही साथ जो है स्टेट्स को भी राइट्स देता है, ताकि वो भी अपने जो है कल्चर और अपनी जो लैंग्वेज उनको बढ़ावा दे सकें, उनके लिए प्रोविज़न कर सकें। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ की भी बात की गई है। माइनॉरिटीज़ है, मार्जिनलाइज सोसाइटी हैं, उनको भी हमारा संविधान जो है अधिकार देता है। आर्टिकल 26 को अगर हम उठाकर देखें तो उसमें रिलीजन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने रिलीजन को मैनेज करने का राइट दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 29 है जिसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो क्या कहते हैं उसको वो ओपन कर सकते हैं और अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को उसमें बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके लिए वो स्टेट से जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो जो है ग्रांट ले सकते हैं, उसका भी राइट्स उसमें दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 46 को अगर हम देखें तो उसमें इक्वल स्टेटस की उसमें बात की गई है। स्पेशल केयर जो है की जा सकती है जो एजुकेशनल और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, खासतौर पर SC/STs के लिए उसमें स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। तो इस तरीके से ऑल जो इनजस्टिस हैं, जो क्या कहते हैं सोसाइटी के ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस, उस सबको क्या कहते हैं एलिमिनेट करने की बात इसमें की गई है। आर्टिकल इसके अलावा 6th शेड्यूल है जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, इनमें जो है
जो यहाँ की जो ट्राइबल्स जो एरिया हैं, ठीक है, उनको भी स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, जो माइनॉरिटीज़ के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है अदर फीचर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें कि जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसको हमने अडॉप्ट किया है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी को स्वतंत्र रखा गया है। इसके अलावा डिवीजन एंड बैलेंस ऑफ पावर, इसकी हमने बात की है। जैसे कि तीनों ही जो पिलर्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, इन तीनों की ही पावर्स जो हैं अलग अलग इनको दी गई हैं। और लेकिन साथ ही साथ जो है बैलेंस भी एक दूसरे को ये करते हैं, ताकि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो है डिटेल्स प्रोसीजर है और इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, कि कैसा हमारी कैसे हमारी जो है इलेक्शन कमीशन की बॉडी होगी, कैसा और हमारी जो है जो सिविल सर्वेंट्स जो होंगे उनके बारे में भी बात की गई है ना। तो ऐसी बहुत सारी जो है सभी तरीके की बातें जो है डिटेल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी भी है। ठीक है, तो इसकी जो है बहुत से लोग जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इलेक्शन कमीशन की बारे में, उसका पूरे तरीके से रोल प्ले, सिविल सर्वेंट्स के बारे में इसमें प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक न्यूली नेशन था, एक नया भारत बन रहा था, और हमारे लिए सारा कुछ चीज़ें बिल्कुल नई थी कि इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म जो अपनाया था, ये सब कुछ हमारे लिए नया था। हमारे यहाँ जो सिविल सर्विस से जो होती है ना, तो हमारे जो पूरे सिस्टम जो हम लेकर चल रहे थे, ये सब कुछ हमारे लिए एक नया था। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए हमें ये बड़ी दिक्कत होती है अगर ये हमारी सभी बातें जो है क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती। कोई भी एक पावरफुल जो भी एक डिक्टेटर टाइप जो जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है पनप सकती थी, क्योंकि अगर अगर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब सभी बातों का जो है बिल्कुल क्लियरली उसमें लिखा गया है, तो फिर किसी बात का कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है, सब कोई डाउट नहीं रह जाता है कि किसके क्या राइट्स होंगे, क्योंकि सभी सभी बातें जो है बहुत क्लियरली लिखी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें तो 100 से ज़्यादा जो है संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, और कितनी ही व्याख्याएं जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं। टाइम टाइम जो है इसको इंटरप्रेट किया जाता रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिससे जो है हम कह सकते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती का केस था, इसके बाद ऐसे बहुत सारे और केस हुए हैं। इससे पहले भी गोरखनाथ का मामला था, मिनरवा मिल्स केस रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं, केसेस हैं, और जो है इंटरप्रिटेशन जिसमें होती रही है, और और उससे जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी जो है वो सामने आती है, और उससे वो टाइम टू टाइम जो है उसमें और निखार आता जाता है। और जो एक जो व्यवस्था है, जो हमारे जो 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 सोसाइटी है जो चेंज हो रही है, तो उसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसा नहीं कह सकते कि स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसमें अगर अगर बदलाव की अगर गुंजाइश ना हो, अगर तो उससे क्या होगा, वो संविधान जो है फिर वो जो है दिक्कत करने वाला होगा। तो इसलिए जो है संविधान को जो है ये ज़रूरी है कि जैसी हमारी जो नीड्स हैं, जैसा सोसाइटी में चेंज आ रहा है, जैसा टाइम में जो है जो बदलाव हो रहे हैं, उनके उनके अकॉर्डिंगली उनमें जो है चेंज आते रहना चाहिए। ठीक है, तो वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंज आते रहे हैं, लेकिन जो साथ ही साथ जो है जुडिशरी के द्वारा टाइम टाइम ये कहा गया है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला जा सकता है। जो वैल्यूज़ की जो हम बात कर रहे थे, जो वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो जो इंश्राइन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने रखे थे, वो नहीं बदले जाने चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारा क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो एक बड़ा अगर हम उन्हीं को चेंज कर देंगे, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के की जो स्पेक्चुअलिटी है, वही क्या कहते हैं, वही नहीं बचेगी। तो फिर उससे जो है काफ़ी जो है दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है
वो एक बदलाव का सूचक है, वो स्टैटिक नहीं है। और इसी वजह से, और वो सभी कम्युनिटीज़ की बात करता है, तो इस वजह से हमारा संविधान इतना सफल भी रहा है। जिसको ये कहा गया था जब संविधान बन रहा था, तब ये तभी वैसे बहुत बहुत से वेस्टर्न जो फिलोसफर्स थे और जो मीडिया था, उनके द्वारा ये कहा गया था ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये कुछ ही टाइम में जो है इनका संविधान ये आगे नहीं चल पाएगा, जो व्यवस्था इन्होंने अडॉप्ट की है ये बहुत आगे चलने वाली नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो 1952 में वो इलेक्शन हुआ और यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइज जिसमें जो है सभी को दिया गया, और हमने एक ऐसी व्यवस्थाएं हमने बहुत हम बहुत तरीके से हम आगे बढ़े, हम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। और आज एक भारत जो है इस संविधान को लेकर, इस संविधान के में जो वैल्यूज़ थे उन सबको लेकर हम आज कह सकते हैं कि आज हम एक जो सुपर पावर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक सफलता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं हमारा जो संविधान है एक सफल संविधान है।